जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जो इस सब्जेक्ट का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने यूपीटेट, सीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए टॉप 25 क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिनकी संभावना पूरी पूरी है एग्जाम में आने की, तो वो मैंने लिए हैं। तो बिना देर करे हुए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे तो इजी प्रश्न है पहला कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। 22,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263, 39,57,636 या 57,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो सिंपल सा प्रश्न है और इसका सिंपल सा आंसर है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो आप सीधा बता दोगे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। दूसरा, तीसरा, पांचवा या सातवां। तो सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल सा आंसर है इसका कि विश्व में जो क्षेत्रफल के हिसाब से है भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, अब बात होती है कि पहले स्थान पर कौन है, वो है रूस यानी रशिया, फिर आता है रूस, कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और एंड में आता है यानी 7वें नंबर पर आता है भारत। अब आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि भारत के बाद यानी 8वां स्थान किसका है। ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। 4, 6, 5 या 7। तो भारत को जो बांटा गया है 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है पर्वतीय क्षेत्र, पता होना चाहिए आपको 4 प्राकृतिक भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है पर्वतीय क्षेत्र, फिर आता है मैदानी क्षेत्र, फिर आता है आपका पठारी क्षेत्र और एंड में आता है आपका प्रायद्वीपीय या द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, तो ये आपको ध्यान से समझना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। खालसा पंथ की स्थापना किसने की। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु तेग बहादुर ने। तो खालसा पंथ की जो स्थापना की है वो की है गुरु गोविंद सिंह ने। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शन की। तो गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि जो है उसकी रचना की थी और गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनकी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत किन्हें कहते हैं। वे ऊर्जा स्रोत जो हम पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, काफी टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये हम काफी टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं। अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा जीवाश्म ईंधन। क्यों, क्योंकि जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत ही कोयला, पेट्रोलियम आते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संघटन या परमाणुवीय कंपन। तो इसका जो सही आंसर है वो है नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया द्वारा। अब नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जो होती है वो सूर्य में होती है, ये आपको याद रखना है भाई। सूर्य से जो गर्मी बनती है, ऊर्जा बनती है, वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा बनती है, ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, 15 डिग्री देशांतर कितने समय के वितरण को दर्शाता है। 4 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट या 60 मिनट। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस दिशा से, किस दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। जब वह पश्चिम से पूर्व की ओर पूरा घूमती है तो वह 360 डिग्री घूमती है। इस 360 डिग्री को ही हम एक सौर दिन या सौर दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और इस सौर दिवस में 24 घंटे होते हैं। आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे यानी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 डिग्री घूमने में जो समय लगता है वो लगता है 4 मिनट का। ठीक है, अब 15 डिग्री घूमने में जो समय लगता है वो लगता है कितना भाई, 1 डिग्री का 4 मिनट, तो 2 डिग्री का 8 मिनट। यानी हम क्या कर रहे हैं, 4 में 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि 8 मिनट का समय लग रहा है। अब 15 डिग्री में हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 60। तो यानी 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट लगेगी। तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा चौथा ऑप्शन सही है, यानी 60 मिनट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझना थोड़ा बस
इसी वजह से क्या पता आपकी बार आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कोई डिग्री दे दें, 20 डिग्री दे दें, 25 डिग्री दे दें, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। आपको याद रहेगा कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। एक अगर हमें 1 की वैल्यू मिली हो और हमें ज़्यादा की निकालनी हो तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न आ गया, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस दिशा से किस दिशा की ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बट एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं? तो वो है कौन कौन से? एक तो शुक्र है और एक है अरुण, ठीक है। क्या है? अरुण। ये दोनों ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? आयन मंडल, मध्य मंडल, शोभ मंडल या समताप मंडल? अच्छा, शोभ मंडल समताप मंडल का सही क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको इसका आंसर बता दूं कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? वो पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है। और इसी मंडल में वायुयान के लिए भी एक सही मंडल बताया गया है कि वायुयान उड़ाने का सही मंडल यही है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं साथ के साथ ही कि शोभ मंडल में क्या होता है? सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। मध्य मंडल में क्या होता है? जितने भी उल्कापिंड वगैरह होते हैं ना, ये इस मंडल में आकर गर्म होने या राख होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी जलने स्टार्ट हो जाते हैं। आयन मंडल में क्या होता है? सभी रेडियो तरंगे यानी सभी सैटेलाइट इसी मंडल में मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको इसे याद रखना है। सही क्रम क्या है, यानी इनका सही क्रम क्या है? शोभ मंडल आएगा सबसे पहले, इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल जहां से अंतरिक्ष चालू हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, नर्मदा, सिंधु और स्वर्णरेखा। अच्छा, आपको याद करना पड़ेगा 2 टाइप की नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है एक तो, और एक जो अरब सागर में गिरती है। अब अगर आप इन दोनों में से किसी एक नदी के बारे में जान ले, मतलब किसी एक साइड में गिरने वाली नदी के बारे में जान ले, तो आप तुरंत बता दोगे कि दूसरी साइड कौन सी गिरेगी। कैसे? कि अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं कि आप ये नदियां याद कर लो, ये नदियां सारी अरब सागर में गिरती है। कौन कौन सी? एक तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, सिंधु और लूनी, ठीक है। और इसके साथ एक और जो है वो है माही, ठीक है। ये याद रखना, नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, साबरमती और लूनी, ठीक है, और माही। ये नदियां जो हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। अब ऑप्शन में ताप्ती है, ये तो अरब सागर में गिरती है तो ये कट गया। नर्मदा भी अरब सागर में गिरती है तो ये भी कट गया। सिंधु भी अरब सागर में गिरती है तो ये भी कट गया। तो बचा क्या है? स्वर्णरेखा। तो यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखना, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, सिंधु, लूनी और माही, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, यानी भागीरथी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, सतोतपंथ ग्लेशियर या चोराबारी झील, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है, आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी या जिसे कहते हैं गंगा नदी भी कहते हैं। वैसे आगे सबसे स्टार्टिंग में जब निकलती है तो भागीरथी नदी बोलते हैं इसे, बट बाद में आगे जाके जब ये मिलती है अलकनंदा से और भी अन्य नदियों से, तब आगे जाके इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना डैश नदी पर बना है? गंगा, कावेरी, सतलुज या ब्रह्मपुत्र, यानी इनमें से कौन सी नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो बनी है? तो ये आपको बताना है। तो भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर बनी है? सतलुज नदी पर। अब इसके साथ ही कौन कौन सी नदियाँ, कौन कौन से परियोजनाएं सतलुज नदी पर बनी है वो आपको बता रहा हूँ। एक तो नाथपा झीगरी और एक कोल और एक आपका भाखड़ा नागल। अच्छा, भाखड़ा नागल के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंचा बांध ये नहीं है, बट सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंचा भारत का गुरुत्वीय बांध कौन सा है तो वह है भाखड़ा नागल बांध। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है कि टिहरी बांध डैश नदी पर बना हुआ है? गंगा, हुगली, अलकनंदा या भागीरथी? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यह बांध कहाँ है, कहाँ स्थित है, ठीक है। तो यह है उत्तराखंड में, और जो आपका पिछले गया भाखड़ा नागल बांध वो आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। अब टिहरी बांध आपको पता चल गया उत्तराखंड में है। अब ये किस नदी पर है? उत्तराखंड में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है गंगा, ठीक है। तो गंगा नदी पर टिहरी बांध बना है और यही सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है, ठीक है। याद रखोगे। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? अच्छा, दूध गंगा नदी, आप गंगा नदी सोच के उत्तराखंड मत लगाना इस पर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। दूध गंगा नदी जो है वो जम्मू कश्मीर की नदी है और ये झेलम की सहायक नदी कहलाती है, ठीक है। झेलम की सहायक नदी है ये, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। बस ये याद रखना है आपको। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट K2, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा या माउंट धौलागिरी?
तो इसका आंसर तो सिंपल सा है कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, आप सभी को पता है। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो वो है माउंट K2, ठीक है। ये कराकोरम श्रेणी में स्थित है। और माउंट कंचनजंगा वो है सिक्किम में, ठीक है। इस तरह ही आपको क्वेश्चन से, यानी जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से सारे क्वेश्चन बनाने हैं और याद करना है, तैयारी करनी है अच्छे से, ठीक है। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, तिब्बत का पठार या छोटा नागपुर का पठार? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार। ये चीन में स्थित है। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि पामीर का पठार, या ऑप्शन में मिल जाएगा कि पामीर का पठार। तो तिब्बत के पठार को पामीर का पठार भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाथुला दर्रा डैश में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है या किस जगह स्थित है? मेघालय में, त्रिपुरा में, सिक्किम में या फिर असम में? तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है, ठीक है, याद रखोगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? वो है चौथा सही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। माउंट आबू पर्वत श्रृंखला किस पर स्थित है? अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री या विंध्याचल, या फिर हम इसे विंध्या भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किस पर स्थित है? तो वो स्थित है अरावली पर। और ये विश्व की नहीं कह सकता, या विश्व में कह सकते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला और भारत की भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है, ठीक है। सबसे पुराने पर्वत कौन से हैं? वो है अरावली के पर्वत, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान नाम है। थोड़ा क्वेश्चन में एरर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप समझदार हैं, पढ़ लेंगे। तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पंपास, सवाना, डाउन्स या कैंपोस? तो दक्षिण अमेरिका के अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को कहा जाता है पंपास, ठीक है। सवाना से बात करते हैं। सवाना जो है अफ्रीका के घास के मैदानों को कहा जाता है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को कहा जाता है। और कैंपोस जो है ब्राजील के घास के मैदानों को कहा जाता है। इस तरह आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका? तो ये आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी तीनों रेखाएं ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अब आपको बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप की ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। याद रखना है कि आपको मुझे बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप की ऐसी कौन सी नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर या अरब सागर? तो इसका आंसर जो सही है वो है भूमध्य सागर। यानी भूमध्य सागर एक ऐसा सागर है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। वैसे ये सागर 3 महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। महासागरों में डैश लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? अब महासागरों में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है वो है NaCl। अब NaCl किसका सूत्र है? जो साइंस वाले हैं वो सीधा बता देंगे, यह है नमक का सूत्र। और नमक को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल 4 सही है। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लेना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 71%, 21%, 0.03% या फिर 29%? तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका सिंपल सा आंसर आप सभी को पता है कि पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। इसके 29% भाग पर स्थल है और इसके 21% भाग पर ऑक्सीजन है, मतलब हवा में। और इसके 0.03% जो है वो इसके पास क्या है? कार्बन है। कार्बन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कार्बन का ऑप्शन बहुत मिलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी मात्रा में स्थित है। 0.03, 0.3 ऐसे करके पूछ लेते हैं घुमा के क्वेश्चन। तो याद रखना है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर या झील है? कैस्पियन सागर, ग्रेट सॉल्ट झील, मृत सागर या वान झील? तो विश्व में जो सबसे अधिक मात्रा में लवणीय सागर या झील है, सागर भी बोल सकता है, झील भी बोल सकता है, तो वो है वोन झील जो टर्की में स्थित है। याद रखना है सबसे अधिक इसमें लवण है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको वान झील नहीं दिया है तो आप करेंगे ये वाला ऑप्शन सही, मृत सागर। क्योंकि वोन झील के बाद अगर वोन झील नहीं है तो उसके बाद सबसे अधिक लवणीय सागर जो है वो मृत सागर है। कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, याद रखोगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। यानी सबसे बड़ी झील भी है कैस्पियन सागर और सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है सागर, ठीक है, यानी कैस्पियन सागर। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है? लाल सागर, अरब सागर, बेरिंग सागर या भूमध्य सागर?
तो इसका जो सही आंसर है वो है भूमध्य सागर। ये तीनों ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ है। अब कौन कौन से, मान लो ये एक भूमध्य सागर है, ठीक है, इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मान लो ये एक भूमध्य सागर है, ठीक है। अब इसके जो पूर्व में है, पूर्व में तो है एशिया, क्या है, एशिया, और इसके उत्तर में है यूरोप, ठीक है, यूरोप है, और इसके दक्षिण में जो है वो है अफ्रीका। याद रखोगे कि पूर्व में है एशिया, उत्तर में है यूरोप और दक्षिण में है अफ्रीका। ये तीनों महाद्वीप इसके तीनों तरफ फैले हुए हैं, ठीक है, तीनों ओर महाद्वीपों से घिरा हुआ है सागर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको कुछ पूछना है तो पहले तो वीडियो को करें लाइक, फिर करें सब्सक्राइब, और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप, मैंने वहाँ लिंक दी हुई है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की, आप वहाँ जाकर मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सकें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।